गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो व्याकरण की पहली सीरीज प्रारंभ करेंगे। तो व्याकरण की सीरीज प्रारंभ करने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में व्याकरण है क्या। वास्तव में व्याकरण है क्या। देखें बच्चों, व्याकरण शब्द है वो वी उपसर्ग, वी धन आ उपसर्ग और करण, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। वी उपसर्ग धन आ उपसर्ग धन करण और तीन शब्दों से मिलकर बना है। और इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें तो इसका होता है भली भांति जानना। भली भांति जानना अर्थात जिनसे हम किसी भी बात को भली भांति जान सके वह क्या है, व्याकरण है। अब अगर भाषा में बात करें तो व्याकरण हमें क्या क्या सिखाता है। एक तो सिखाता है हमें लिखना, एक सिखाता है हमें पढ़ना और एक सिखाता है बोलना। या जिससे हम पढ़ने को, लिखने को और बोलने को भली भांति जान जाए वो क्या है, व्याकरण है। अगर व्याकरण की सही परिभाषा आप देखें तो वह विधा, इसको हम विधा भी बोल सकते हैं, इसको हम कृति भी बोल सकते हैं, इसको हम पुस्तक भी बोल सकते हैं, इसको हम ग्रंथ भी बोल सकते हैं। जो भी आप नाम चाहो, तो वह ग्रंथ, वह विधा या वह कृति या वह पुस्तक जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाए, वह विधा जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना व शुद्ध लिखना सिखा जाए, उसे क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। उसको व्याकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण है, उसको इसकी मूल इकाइयां हैं वो तीन होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये व्याकरण की इकाइयां होती है। तो व्याकरण की इकाइयां होती है वर्ण, शब्द और वाक्य। और इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। एक इकाई, मूल इकाई तो नहीं होती, लेकिन इकाई होती है जिसका नाम होता है ध्वनि, और एक इकाई होती है शब्द और वाक्य के बीच में आती है जिसका नाम होता है पद। तो इन इकाइयों को एक बार हम सरसरी नजर से देखेंगे, इस वास्तव में होती क्या है। तो देखिए बच्चों, ध्वनि, ध्वनि क्या होती है, जब कोई प्राणवायु हमारे वर्ण के साथ बाहर निकलती है तो वह सिर्फ ध्वनि कहलाती है। जब तक हम जिसको लिख नहीं दे, उस प्राणवायु के साथ जो वर्ण मुख से बाहर निकलता है, जब तक उसको हम लिख न दे, वो क्या कहलाती है, ध्वनि। तो इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि ये कौन सी इकाई होती है, मौखिक इकाई। कौन सी इकाई होती है, मौखिक इकाई। ध्वनि क्या होती है, मौखिक इकाई। यदि हम उस ध्वनि को प्राणवायु के साथ, हमने वर्ण के साथ प्राणवायु बाहर निकली और उस ध्वनि को हमने लिख दिया, तो वह क्या बन जाती है, वर्ण। तो वह क्या बन जाती है, वर्ण। हमने व्याकरण के अंग पढ़े थे। व्याकरण के अंगों की बात की तो मूल रूप से व्याकरण के तीन अंग होते हैं। एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है पद। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसके साथ हम दो अंग और पढ़ेंगे, जिसमें एक होगा ध्वनि और एक शब्द, और पद, पद के बाद आ जाएगा वाक्य। तो मूल रूप से तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसके बाद हम दो अंग और पढ़ेंगे, एक का नाम ध्वनि और एक का नाम है पद। देखो, ध्वनि है वो मौखिक इकाई होती है, वो जो हमने पढ़ाया कि क्या होती है, ये मौखिक इकाई। और वर्ण क्या होती है, लिखित इकाई। वर्ण क्या होती है, लिखित इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी यदि मौखिक इकाई की बात करें, सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो उसका नाम होता है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। यदि लिखित इकाई की बात करें, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई कहलाती है वर्ण। क्या कहलाती है, वर्ण।
तो ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर हो गया? देखें, हम ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे? वर्ण। और वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहेंगे? ध्वनि। वर्ण के मौखिक रूप को क्या कह देंगे? ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। अगर सीधा डायरेक्ट पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो वो ध्वनि आ जाएगी। मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि होगी, लेकिन लिखित इकाई की बात करें सबसे छोटी तो वर्ण होगी। और ये पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो वर्ण ही आएगी। इसके बाद देखें, वर्ण के बाद आता है शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मैंने सार्थक शब्द क्यों काम में लिया? देखें, जैसे नाम लिख दिया मैंने ट, जैसे नाम लिख दिया र, नाम लिख दिया मैंने च, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। तो लेकिन नाम बना ट्रच, इसका अर्थ है क्या? क्योंकि ये सार्थक नहीं है, इसीलिए मैंने यहां क्या किया? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा? शब्द कहा। जैसे मैंने लिखा क, जैसे मैंने लिखा मैं, और जैसे लिखा ल, और तीनों मिलकर के क्या बन गया? कमल बन गया। कमल का अपना क्या है? एक सार्थक अर्थ है, क्योंकि कमल एक फूल भी होता है और कमल किसी का नाम भी हो सकता है, तो उसका अपना क्या है? अर्थ है। तो इसीलिए वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। देखिए बच्चों, मैंने शब्द क्या बताया? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसके साथ एक और इकाई प्रयुक्त होती है जिसका नाम होता है पद। देखो दोनों में क्या अंतर होता है? शब्द क्या होता है? अकेला यदि नाम दे दिया जाए, जैसे नाम लिखा मैंने कमल, तो कमल एक शब्द है। कमल क्या है? शब्द है। जैसे मैंने नाम लिखा सीता, तो सीता क्या है? एक शब्द है। लेकिन इन शब्दों को यदि वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए, जैसे मैंने लिखा कमल बाजार जाता है, कमल बाजार जाता है, तो यहां कमल भी शब्द है और कमल पद है, न कि शब्द है। बाजार क्या है? पद है, न कि शब्द है। यदि मैं अकेला बाजार लिख देता तो बाजार क्या हो जाता? एक शब्द हो जाता। लेकिन यदि हमने इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तो ये शब्द न कहलाकर क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे सीता खाना पकाती है, एक उदाहरण ले, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है, तो यहाँ खाना भी पद है और सीता भी पद है। यदि सीधा आपको सीता पूछा जाए तो क्या है? शब्द है। लेकिन उन्हीं शब्दों को यदि वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वे क्या कहलाते हैं? शब्द न कहलाकर क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। आगे की बात करें तो आपने देखा होगा कभी शब्द परिचय नहीं पूछा जाता परीक्षा में, कभी भी शब्द परिचय नहीं पूछा जाता, वहां पूछा जाता है पद परिचय। क्या पूछा जाता है? पद परिचय, क्योंकि वहां वाक्य दिया होता है और वाक्य में से किसी एक शब्द का परिचय पूछा जाता है, तो वह शब्द न होकर वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब आप कहेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? वैसे तो वाक्य किसका मेल होता है? शब्दों का। किसका होता है? शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह है क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। लेकिन पदों का सार्थक समूह भी क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह भी क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। लेकिन वाक्य के कुछ अंग होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, जैसे उसकी अनुवृत्ति होती है, उसकी सार्थकता होती है, उसका कर्म होता है। यदि वो वाक्य में नहीं है तो वह वाक्य नहीं कहलाता। जैसे मैंने लिखा बाजार गई सीता, तो है इसमें शब्द, तीनों के तीनों क्या है? शब्द है। बाजार भी शब्द है, गई भी शब्द है और सीता भी शब्द है। लेकिन यहां इसका क्या नहीं है? कर्म नहीं है। और कर्म न होने के कारण इसको हम क्या नहीं कह सकते हैं? वाक्य नहीं कह सकते। यह वाक्य नहीं है। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, लेकिन वाक्य में कुछ अंगों की आवश्यकता होती है। हमने व्याकरण की परिभाषा पढ़ी, यानी जिसे हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना सीख जाए उसे क्या कहते हैं?
व्याकरण कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़े, व्याकरण के अंग पढ़े, और व्याकरण के अंगों में पहला ही अंग पढ़ा था हमने जिसका नाम था वर्ण। इससे पहले हमने ध्वनि भी पढ़ा। ध्वनि तो क्या होती है, मौखिक इकाई होती है, लेकिन वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, जिसको और अधिक विभाजित। अगर इस वर्ण की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आपको एक नहीं 3 पूछी जा सकती है। पहली परिभाषा तो ये है कि पहले परिभाषा की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ण। यदि इसी प्रश्न को थोड़ा और बढ़ा के पूछे तो यह पूछा जा सकता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, यह भी कहलाता है वर्ण। अगर तीसरी परिभाषा की बात करें तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और अधिक विभाजित न किया जा सके, और अधिक विभाजित न किया जा सके, वो क्या कहलाता है, वर्ण। तो वर्ण की 3 परिभाषा होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, और भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको और अधिक विभाजित न किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अब वर्ण के साथ एक और शब्द आता है जिसका नाम होता है अक्षर। क्या नाम होता है, अक्षर। अब अक्षर क्या होता है, अक्षर संस्कृत में एक परिभाषा है इसकी, न छरति इति अक्षरम, न छरति इति अक्षरम, न छरति जिसका कभी खत्म नहीं हो, इति अक्षरम उसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, जिनको जो कभी खत्म नहीं होता वह क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। जैसे अक्षर की सही परिभाषा पूछें तो बिना किसी रोक टोक के, यदि प्राणवायु बिना किसी एक झटके के साथ जिसका उच्चारण किया सके, साधारण भाषा में बोले तो एक झटके के साथ, एक झटके के साथ जिसका उच्चारण किया जा सके, जिसका उच्चारण किया जा सके, अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने में स्वराघात या बलाघात की आवश्यकता न पड़े, उसको क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो अक्षर की परिभाषा न छरति इति अक्षरम, जो जिसका कभी क्षय न होता हो, या उसके श्वास के एक झटके में, श्वास के एक झटके में जिसका उच्चारण उसके वह क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अब वर्णों की बात करें हिंदी भाषा में, वैसे पहली बात तो यह है कि हिंदी क्या है, एक भाषा है, हिंदी क्या है, एक भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, वह माध्यम, वह विधा जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा के तीन प्रकार होते हैं भाषा के। एक होती है मौखिक भाषा, एक तो होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा, और एक होती है सांकेतिक भाषा। एक क्या होती है, सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोल करके करता है, वो तो क्या कहलाती है, मौखिक भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों का प्रदान प्रदान लिख कर करता है वह कहलाती है लिखित भाषा। और कई बार क्या होता है, बोल करके भी नहीं करते और लिख करके भी नहीं कर सकते, हम संकेतों के माध्यम से करते हैं। जैसे संकेतों के माध्यम से करते हैं तो वह भाषा कौन सी कहलाती है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो भाषा हिंदी क्या है, एक भाषा। और हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या है वो 44 होती है। कितनी होती है, 44। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 44। लेकिन अक्षर, यदि आपसे यह पूछ ले कि अक्षर कितने होते हैं, तो अक्षर अनिश्चित होते हैं। अक्षरों की संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है।
वर्णों की संख्या तो 44 होती है, लेकिन अक्षरों की संख्या कितनी होती है? अनिश्चित होती है। मैं ये कह सकता हूं कि सारे के सारे वर्ण क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। सारे के सारे वर्ण क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, लेकिन सारे अक्षर क्या नहीं होते? वर्ण नहीं होते, क्योंकि वर्णों की संख्या तो क्या है? निश्चित है, 44 है। तो सारे अक्षर वर्ण नहीं हो सकते, लेकिन सारे वर्ण क्या हो सकते हैं? अक्षर हो सकते हैं। अब टोटल कितनी संख्या हो गई? 44। अब बात करें